सितंबर को तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने वाला जलसा नया सियासी बहरान जन्म देगा, ये शायद ही किसी ने सोचा था। ये जलसा था या बम जिसमें केपी के फायर ब्रांड वजीर आला ऐसा फटे कि जिसके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। अली अमीन गंडापुर की तकरीर तो मुतनाज़े थी ही, लेकिन इस्लामाबाद में उनकी पुरअसरार गुमशुदगी किसी जिक्सॉ पजल से कम नहीं है। मंजर-ए-आम पर आने के बाद इसी करख्त लहजे में इदारों पर दोबारा चढ़ाई किसी तिलस्माती कहानी से कम नहीं है। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर क्यों लूज कैनन बन गए? इमरान खान को खुश करना मकसूद था या कोई सोची समझी हिकमत अमली? क्या क्रीज से बाहर आकर खेलने की जिद सूबे में गवर्नर राज का बायस बन सकती है? तहरीक इंसाफ के जलसे ने जहां पार्टी को आजमाइश में मुब्तला कर दिया है, वहीं पार्लियामेंट भी अखाड़ा बन चुकी है। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी ने स्पीकर अयाज सादिक को बंद गली में ला खड़ा किया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रस्साकशी जारी है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी मुआशी बहरान के खात्मे की इब्तदा है। इन इशूज के पीछे मुहर्रिकात पर अंदर की खबर देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, वो कहते हैं जब आग लगी हो, आग भड़क रही हो, फायर फाइटिंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, या पानी डालना चाहिए आग पर, या मिट्टी वगैरह से कोशिश करनी चाहिए? पानी से तो नहीं आग बुझती, फिर कार्बन डाइऑक्साइड करनी पड़ती है। अच्छा, वो फायर एक्सटिंग्विशर में जो होती है। अच्छा, मुझे लगा आप छोटी मोटी आग की बात कर रहे होंगे, आप तो ज्यादा बड़े पैमाने की आग की बात कर रहे हैं। जाहिर है, क्योंकि मुझे तो वो बड़े पैमाने पे नजर आ रही है। नजर आ रही है? हाँ, चले बस आगे चले। अच्छा, हाँ। ये तो आपने बड़ी खतरे की बात कर दी। मैं तो अब इसमें खो गई हूँ, लेकिन मैं आती हूँ वापस टॉपिक की तरफ। डिस्कस करेंगे। हाँ नहीं, आज ही करेंगे, क्योंकि आप थोड़े बहुत इशारे दे चुके हैं। टाई बेशक आपने पिंक लगाई है, लेकिन इट्स नॉट ऑल पिंक, समथिंग इज फिशी फिशी, यू नो। जो बात मैं करने जा रही थी वो जाहिर है जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को हो गया। इससे पहले 22 अगस्त को जब मुलतवी हुआ तो जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को सुननी पड़ी, जो कयास आराइयाँ हुई, हमने आपसे पूछा था कि मुलतवी कैसे हो गया ना, तो ऐसे लगा जैसे अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ़िरक़ैन के दरमियान हुई। और उसमें आपने बताया कि किरदार किसने अदा किया था? अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उनसे रब्ता किया गया था। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कर लें तो हो जाएगा, तो वो हो गया। अब जो 8 सितंबर को जलसा हुआ, उससे पहले जो कुछ हुआ अब तारीख का हिस्सा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ही उसमें सबसे ज़्यादा गरजे बरसे, और उन्होंने ऐसे बयानात दिए जिनकी तपिश आज तक बरकरार है। पार्लियामेंट इन सेशन है तो वहाँ उनके बयानात के चर्चे हैं, और इसे रियासत के खिलाफ बगावत से ताबीर किया जा रहा है। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था बानी को रिहा कराने के लिए। ख्वाजा आसिफ उन्हें उससे ज़्यादा दिन दे रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने भी उससे ज़्यादा दिन दिए कि 20 दिन हम आपको देते हैं, आप रिहा करवा लें। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें। इन शॉर्ट, जहां आया एक, क्या बोलना चाहिए उसको, पुरस्रार सा एक फेज़, वो ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब तकरीर के बाद गायब हो गए, लापता अफराद में शामिल हो गए, और खामोशी थी उनके एंड पे, मोबाइल भी नहीं मिल रहा था उनका। उसके बाद जब वो वापस आए तो खामोशी इख्तियार की रखी, और 2 दिन के बाद जब वो मंजर-ए-आम पर आए तो बाहर से उन्होंने खिताब करते हुए जो कहा, बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं खड़े। उन्होंने क्या कहा, सुनवाएं, देखें आप जी। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता। जो मेरा नजरिया है उसके ऊपर मैं बात धीमे करूँ या मैं बात सख्त करूँ, मैं वो बात करूँगा, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। मैं सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा ज़रूर। मैं अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं आज़ाद हूँ, और अगर मैं आज़ाद हूँ तो मेरी आज़ादी मुझसे कोई ना छीन सकता है, मेरी ज़बान ना कोई बंद कर सकता है। मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से मेरे लोग मर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं बहैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूँगा, उनके साथ बैठ के बात करूँगा। ये वो अली अमीन गंडापुर है जिनके बारे में तासुर था कि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ख्वाजा आसिफ तो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई समझते थे गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते उनके काम आएंगे। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब वो हैं जो एपेक्स कमेटी का इजलास या दीगर इजलास में अगर होते हैं तो किसी और तरह से पेश आते हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी मिलते हैं तो और तरह पेश आते हैं। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने ये बातें करके पीटीआई, बानी पीटीआई की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, लेकिन बानी पीटीआई तो अली अमीन गंडापुर के साथ ही खड़े हैं। मुझे अब आपसे वे फॉरवर्ड जानना है कि इमरान खान साहब ने उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत बंद कर दी। उन्होंने कहा 5-6 लोग थे, हमारे साथ धोखा हुआ है। मुझे आप बताएं कि कब क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब, क्या अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे इस तरह के दावों के बाद? आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, एक एक करके जवाब देते हैं जी। देखिए, पहले तो ये तबसरे बड़े चले हैं 2-3 दिन से कि जी ये कहाँ गायब हो गए। उसमें एक साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि
इनके साथ ठीक ठाक हुआ है हाथ, हाँ जी, बिल्कुल यहाँ तक बात की उन्होंने। दूसरे साहब हैं वो कहते हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कहीं कहीं कोई सेफ हाउस में ले गए या वहाँ बुला लिया गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा ख्याल है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ लेके गए अच्छा, या कहाँ बुलाया। दो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बुलावा आया और ये चले गए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, खिंचे चले गए। हाँ, और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि उनका जो अमला था उनसे भी उनके मोबाइल वगैरह ले लिए गए ताकि वो बता ना सके कि वो कहाँ है या कब। और वहाँ काफ़ी अरसा उनके साथ हेलो हाय होती रही। जी जी, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, बातें चलती रही। और मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट यही उनको समझाना चाह रही थी कि ऐसी बातें आप मत करें, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड वी विल हैव टू एक्ट। आप रेड लाइंस बहुत क्रॉस कर रहे हैं। इन्होंने जो आगे से जवाब दिया कि मेरी मजबूरी है, अगर मैं ये नहीं करूँगा ये रेड लाइंस क्रॉस, तो फिर ऑलरेडी पार्टी के अंदर लोग कहते हैं कि मैं आपका आदमी हूँ, तो फिर तो वो बात फारग हो जाएगी। फिर जो मेरी आपके लिए जो यूटिलिटी है, जो मेरी करेंसी है आपके साथ, वो यही है ना कि खान के साथ मेरा रब्ता है और वो मेरी बात सुनता भी है और मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ उसको, जिसकी वजह से मैं चीफ मिनिस्टर बना हुआ हूँ। आप सोचिए अगर मैं ना चीफ मिनिस्टर हूँ तो कोई और आ जाए जो कि हार्ड लाइनर हो, आपका बंदा ना हो, तो फिर क्या होगा। और जिस किस्म के हालात हैं तो इट इज़ बेस्ट कि मुझे थोड़ी सी तो गुंजाइश मिले ताकि मैं गरज सकूं। अलबत्ता मैं ये काम करूंगा नहीं, मगर मुझे गरजने की तो इजाज़त होनी चाहिए, उसी के साथ मेरे क्रेडेंशियल्स बनते हैं। ठीक है। अगर आप मुझे इससे भी रोक देंगे तो फिर मैं फारग हो गया। मेरी यूटिलिटी ना आपके लिए है, ना खान के लिए, ना किसी के लिए है। तो मेरी तो यूटिलिटी यही है कि आई एम क्लोज टू खान, आई एम द फेस ऑफ खान, माउथ पीस ऑफ खान, और कैन बी द माउथ पीस ऑल्सो। ठीक, तो उसके साथ ये है कि मेरी भी क्लाउड है और इन्फ्लुएंस है, ताकि जब वक्त आए तो मैं मॉडरेट भी कर सकता हूँ। इसीलिए जब मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ या गवर्नमेंट के साथ बैठता हूँ एज चीफ मिनिस्टर, तो मैं बड़ा मुनासिब बातें करता हूँ, बिकॉज वहाँ मुनासिब बात ही करनी है ना, वहाँ तो आगे बात चलानी है, ये तो नहीं कि सारा कुछ डिरेल कर देना। मगर अगर आप मुझे चीफ मिनिस्ट्री से हटा देंगे या मुझे पकड़ के पकड़ दगड़ करेंगे तो ठीक है, वो आप कर सकते हैं, but then you lose somebody who has access to Imran Khan and has access to you. तो I am an important go between. और क्योंकि मेरे पे ये इल्ज़ाम है, जैसे मरवत पे था कि आप तो इस्टेब्लिशमेंट, आधी पीटीआई भी यकीन करती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो इसलिए मेरा ख्याल है इन्होंने इस किस्म की वहाँ डिबेट हुई। उन्होंने आगे से कहा होगा हाँ वो सारी गल ठीक है, मगर तू तो बहुत आगे निकल गया, और मतलब है तू पीछे हटेगा तो किस तरह हटेगा। तो उन्होंने कहा तो छोड़ दो ना मेरे पे, मैं कर लूँगा, मुझे पता है कैसे करना है। तो ये धमकियाँ मैं जो देता हूँ ये मुझे अपना सपोर्ट बेस रखने के लिए, क्योंकि वहाँ का मूड यही है, जो बंदा टेक ऑन एस्टैब्लिशमेंट को नहीं करेगा वो फारग हो जाएगा पीटीआई से। और मेरा जो पोजीशन है दैट्स वेरी ट्रिकी पोजीशन। अब आप देखें ना, यू वांटेड टू कन्वे अ मैसेज टू इमरान, आपको कोई नहीं मिला जिसकी बात इमरान मानता, आपको मुझे ही कांटेक्ट करना पड़ा ना। और मैंने आपको ये कहा कि देखिए अच्छी बात नहीं है कि मैं खान के पास जाऊं कैरिंग योर मैसेज, अलबत्ता मैं किसी को नॉमिनेट कर देता हूं और वो चला जाएगा खान के पास आपकी मैसेज लेके, और वो स्वाति को नॉमिनेट कर दिया। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम में कहा था कि राब्ता गंडापुर के साथ हुआ और गंडापुर ने आगे स्वाति को नॉमिनेट किया, और स्वाति आउट ऑफ द वुड्स, वो तो किसी खाते में नहीं था, मगर वो जब गया खान के पास तो उसने जाके कहा कि ये पैगाम मैं लेके आया हूँ आपके लिए, एंड खान बिलीव्ड हिम। एंड देन खान की नेगोशिएशन जो हुई वो 3-वे नेगोशिएशन थी, स्वाति वाज जस्ट अ मैसेंजर। देन उसके बाद गंडापुर ने सारी नेगोशिएशन की, ये जो डील हुई फाइनली कि आप ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो सारी बातें पहले हो चुकी थी। ऐसे ही होता है। अब सिचुएशन ये है कि गंडापुर साहब फिर वापसी पे उन्होंने फिर वही बात की कि मेरा अपने सॉफ्टवेयर की अपडेट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जो मेरे दिल में है वो तो मैं दिल में रहेगा, आप जो मर्जी कर ले। तो ये देखें ना, दिस इज फॉर द पब्लिक, दिस इज फॉर द पीटीआई, ही हैज़ टू एस्टैब्लिश हिज क्रेडेंशियल्स। वो ये पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये गलत फहमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, ये होगा, नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ही इज़ अ वेरी यूजफुल एसेट टू खान साहब एंड टू द एस्टैब्लिशमेंट, इसलिए ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। वो खान साहब के लोगों को खान साहब के साथ रखता है,
और उधर जब वक्त आता है तो इस किस्म की डील करवा देता है, जैसे डील हुई कि जी 8 को नहीं होगा 14 को होगा, या जो भी वो डील 22 को नहीं होगा 8 को होगा, ऐसे। तो ये इसकी ये कारस्तानी है, एंड ही हैज टू स्टे हार्ड लाइनर फॉर द पीटीआई। अच्छा, वैसे एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर फैसल वावडा साहब तो कह रहे हैं कि अब ये वज़ीर आला नहीं रह सकते, और वो बता रहे हैं कि कुछ केसेस इनके खिलाफ जो मौजूद हैं वो इस्तेमाल, यानी वक्त बताएगा। अब आप क्या चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये कहे कि नहीं ये रहेंगे? अच्छा, आप चाहते हैं कि फैसल वावडा कहे नहीं उसमें क्या गलत है, उसने क्या खराब किया काम? नहीं, वो तो कहेगा ना तेरी ऐसी नहीं तैसी। अच्छा, जैसे वो एस्टैब्लिशमेंट को कहता है तेरी ऐसी नहीं तैसी, वो भी तो इसको फिर गाली देगा ना, ये तो नहीं रहेगा, इसके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, ये गेम होती है सियासत के अंदर। ओके, both sides play the game. Okay. Khan is playing the game, Gandapur is playing the game, and Warda on behalf of the establishment is playing the game. अच्छा, मेरी assessment है कि Gandapur is not going anywhere. वाह, अच्छा, ये प्रेडिक्शन आपने कर दी। सभी यही पूछ रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। हमने तो वो थोड़ा बहुत मूड और लहजे से भी जान लिया कि थोड़े से डाउन है, जरा नरम बोल रहे हैं, वो वाली घन गरज 4-5 घंटे वहाँ बैठ के आए ना, और देखिए उससे भी एक मैसेज और किया। उधर मैं आपको बताऊं, एक बंदे ने नहीं बात की, पहले एक ने की होगी, फिर एक और ज्वाइन कर लिया होगा, फिर पहले वाला चला गया होगा, 2 और आगे होंगे, और फिर वो आया होगा फाइनल, ठीक है, जिसने इनको समझाना था। गंडापुर साहब ने दोनों को खुश कर दिया है नवे, ये कहा जा सकता है। गंडापुर साहब इज प्लेइंग अ गुड गेम। गुड गेम, अच्छा, शाबाश उनकी बनती है। लेकिन उसकी वजह ये है कि बड़ी मुश्किल गेम है ये, खान को भी खुश रखना, एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखना, और एस्टैब्लिशमेंट से भी गाली खिलवानी अपने आप को, और खान को भी मुतमईन रखना कि देख गाली कर दे पहले मैंने। तनी हुई रस्सी पे चल रहे हैं इस वक्त वज़ीर आला केपी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे ही बंद। कोई बंद नहीं, अगेन आई विल टेल यू, कोई बंद शंद नहीं, एज लॉन्ग एज गंडापुर इज गंडापुर, दरवाजे खुले हैं। अच्छा, गंडापुर आता जाता है ना यार, गंडापुर मीटिंग्स में जाता है, आता है, कोर कमांडर को मिलता है, सारा कुछ। तो ये इसमें कहने की क्या बात है? खान ने तो पहले ये नहीं कभी नहीं माना था, अब जाके माना ना कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ 6 लोग। पहले कहता हम तो है ही नहीं कॉन्टैक्ट, हम तो एस्टैब्लिशमेंट मिल के बात ही नहीं करेंगे। फिर जब करेंगे तो वो करें ना, हम कहाँ करेंगे? पता ये चला अब जाके कि वो 5-6 बंदे वैसे ही दौड़ रहे सन, मोरे जड़े सन, चलाए सन, ठीक है ना। तो अब यही है कि वो मोरे अब जो चुप कर जाएंगे कुछ अरसे के लिए, फिर आप देखेंगे कि 1-2 मोरे एक्टिव हो गए, देखेंगे आप, मैं अब नाम नहीं लूँगा, फिर एक्टिव हो जाएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि खान के साथ हमने ये बात की, खान ने ये किया, वो किया, और फिर खान भी कोई बयान देगा। अच्छा। मगर द रियल गो बिटवीन इज़ नॉट द पार्टी सेक्रेटरी जनरल, इज़ नॉट द हेड ऑफ द पार्टी आउटसाइड गौर, इज़ नॉट द हेड ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट, नो, इट्स गंडापुर। ओके, इट्स गंडापुर। तो उनकी धमकी का क्या बनेगा? जो 15 दिन में रिहा करवा रहे थे, ज़्यादा दूर कर दी उन्होंने? नहीं, वो 15 दिन आएंगे और चले जाएंगे, और धमकियाँ चलती रहेंगी। और बीच में कोई ऐसा भी मौका आएगा जिसमें ऐसे लगेगा कि कुछ बात इनकी मान ली गई है, और कोई बंदे रिहा करवा लिए, ये करवा लिया, वो करवा लिया, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। देयर इज़ नो क्वेश्चन, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि गंडापुर साहब कोई अमला लेके, कोई बहुत बड़ी जो ले के आएंगे पंजाब, लश्कर लेके आएंगे छुड़ाने के लिए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने जितनी बातें उसमें की, वो जनरल फैज़ का जिक्र हो, बांग्लादेश का जिक्र हो, मरीम नवाज साहिबा का तस्करा जिस अंदाज में उन्होंने किया, बहुत तनकीद का निशाना बनाया। फैसल वावडा साहब ने उन्हें पार्लियामेंट के फ्लोर पर तनकीद का निशाना बनाया। वो 21 सितंबर को लाहौर में जलसा कर पाएंगे इस एटीट्यूड के साथ? गुड क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन प्लेस जी। वो ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट डील करे इन इश्यूज़ के साथ। गवर्नमेंट इज़ टू वीक अनफॉर्चुनेटली, एंड टू लैकिंग कॉन्फिडेंस कि वो डील करे इन इश्यूज़ के साथ, इसलिए वो ये खाता उनकी तरफ फेंक देते हैं। अच्छा, बात ये है कि ये वो गवर्नमेंट है जिसके अंडर पुलिस आती है, जिसके अंडर वो इदारे आते हैं जिनके मास्क मैन होते हैं जी, और ये गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बात नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बात नहीं है। बहुत मजम्मत कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं किया, नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर ने की जी, उन्होंने किया। अच्छा, उनको भी करनी पड़ती है। वो भी जाके वहाँ कहते हैं सेफ हाउस में जब कि जी हमारी भी मजबूरी है, हम नहीं करेंगे तो असी उड़ जावांगे। ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ,
ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮ भी ना करिए तो फिर तो ਅਸੀਂ बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे। ठीक। तो ये करना पड़ता है। अच्छा, तो ये इसलिए ये आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। हाँ, जो हमारा ज़ाहिर है प्रोफेशन उसके हम नज़ाकतें जानते हैं तो ये इसलिए। बिल्कुल इट इज़ ऑल मिली भगत एंड एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। ये सब पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए ये चाय की प्याली में तूफान समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं या नहीं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं, है? अब आप बड़े ख़तरनाक एरिया पे आ गए हैं। हाँ। मैं नहीं समझ रहा कि चाय की प्याली में तूफान है। ये उससे ज़्यादा है कुछ? इसके पीछे बहुत कुछ है। क्या? ये इस किस्म की जो चाय की प्याली जो है ना वो कॉन्स्टेंटली फुदक रही है, वो तूफान आ रहे हैं, फिर फुदकती है, फिर गिर जाता, फिर रुक जाता है, फिर फुदकती है, फिर गिर जाता है तूफान। और ये तूफान इसलिए आ रहे हैं बिकॉज देयर इज़ इनहेरेंटली एक प्रॉब्लम। इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर पार्टी with very militant cadres Okay. who have a leader who is very brave and refuses to compromise. ठीक है, इमरान खान साहब की बात है। And therefore एक पार्टी यहाँ आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साए के अंदर ना आए। जी। जो वो चाहते रहे वैसे होता रहा है। अब सिचुएशन ऐसी आयशा कि एक सियासी जमात ऐसी है जो फॉर वट एवर रीज़न उसमें बड़ी एग्रेशन और मिलिटेंसी है। ये इस किस्म की मिलिटेंसी है जो कि एक ज़माने में आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो शुरू हुआ था PTM वो उस किस्म की एग्रेसिव किस्म की स्लोगनेरिंग वो करते थे और उनको गद्दार कहा जाता था, उनके लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। ये एक पॉपुलर पार्टी उस लेवल पे पहुंच रही है ठीक कि उनको जब मौका मिलता है, सोशल मीडिया पे तो उन्होंने पूरा ब्लैंकेट कर दिया ना जी, उनका वहाँ तो कोई मुकाबला नहीं। नो होल्ड्स बार्ड। हाँ। वहाँ वो बेचारे पश्तून और बलोच तो फारग हो गए जी। जो ये कर रहे हैं। जी। ठीक है ना। तो इस तरफ ये 2 pronged स्ट्रेटजी 3 pronged स्ट्रेटजी चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर नो होल्ड्स बार्ड लगे हुए हैं वो, और इधर से कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, पकड़ दकड़ करने की कोशिश की जा रही है। देखिए। सारा पाकिस्तान अब पकड़ दकड़ में, और उनकी जो सोशल मीडिया वो लगा हुआ है। ठीक है। एंड दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ फंड्स, दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ वॉलंटियर्स, दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। इट्स अ सीरियस इशू। वॉलंटियर्स तो उनके पास बहुत है ना, अक्रॉस द बॉर्डर। 100%। 100%। अच्छा, अब बाकी सियासी जमातों के लिए पैसे चाहिए होते हैं इस किस्म की चीज़ और जज्बा भी चाहिए होता है। यहाँ जज्बा भी है फ्री में और वॉलंटियर्स भी हाँ। हैं। तो खैर एनीवे टू गो ऑन। अब बात यह है कि आप ये सवाल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया कि इज इट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मैं समझता हूँ दिस स्टॉर्म इज़ गोइंग टू इंक्रीज, इट्स नॉट गोइंग टू, ये स्पिल ओवर हो जाएगा। अभी तो टी कप में है ना, इट विल नॉट रिमेन अ स्टॉर्म इन अ टी। लेकिन अभी तो लग रहा है कि PTI जद में है, तो PTI जद में रहेगी अगर ये स्नोबॉल इफेक्ट बनता है। PTI तो कॉर्नर में है ना। PTI को और आप कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? जितना आपने पहुंचाना था इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा एक चीज़ कर सकते हैं, आपने पहले वो मई वाला इंसिडेंट जो है उसके ऊपर क्या किया कितने लोगों को पकड़ के ले गए, कितने लोगों को बेलें डिनाई करवा दी आप लेकर, बाद में छोड़ना पड़ा। ऐसे ही है, छोड़ना पड़ा ना। खान साहब के खिलाफ इलेक्शन से पहले 3 केसेस कर दिए, कन्विक्ट कर दिया जी, फारग हो गए ना केसेस, हो गए ना। अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा बिकॉज इनकी एसोसिएशन विद फैज़ हमीद एस्टैब्लिश हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा और लोग भी मुलव्वस हैं, उनको भी पकड़ दकड़ हो रही है और होगी, और जी वो प्रॉब्ली सर्विंग और रिटायर्ड पीपल। और PTI के अंदर भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया लोग जो कि इस सो कॉल्ड कंस्पिरेसी का हिस्सा थे जी। तो वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। ठीक है, मगर रुकावटें क्या आ रही हैं? अब ये देखें ना, रुकावट क्या है, क्यों हर स्टेज पे सख्ती बढ़ती जा रही है और कानून नए बनाए जा रहे हैं। कानून बनाया, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये पकड़ दकड़ होगी। बना लिया ना जी। अच्छा, कानून बना लिया कि आइन को अमेंड करना है। क्यों अमेंड करना है? क्योंकि जुडिशरी हाथ से बाहर निकली हुई है जी। ऐसे ही है, उस पर भी बैठी हुई है हुकूमत। हाँ, उस पर भी बैठी। तो अब बात यह है कि ये किसके लिए नुकसानदेह है आने वाले दिनों में? सफरिंग हाँ, टेरेबल, सबसे बड़ा नुकसान मुल्क का हो रहा है, सबसे बड़ा। और उसके बाद जो नुकसान हो रहा है वो आपके जमहूरी सिस्टम का, जिसको आप पहले थोड़ा बहुत जमहूरियत थी, फिर आप हाइब्रिड की तरफ आ गए हैं। और अब ख़तरा ये है कि या तो आप
पूरा फुल फ्लैश डेमोक्रेसी की तरफ जाएं या आप आगे निकल जाएंगे अच्छा। टुवर्ड्स सम अदर फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। तो इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ये जो क्लैश चल रहा है बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट, ये क्लैश जो है इसको तो या तो इसको रिजॉल्व किया जाए, अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो एस्टैब्लिशमेंट के पास तो आखिरी एक ही वेपन और वो वेपन ही होता है। ठीक है, ये जो देन एवरीबॉडी टेक्स अ डाइव। हाँ, ये जो बात आप कर रहे हैं इसके ताने बाने कुछ ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि वज़ीर आज़म खामोश हैं। ये जो कुछ 8 सितंबर के बाद हुआ और जिस तरह से अरेस्ट पार्लियामेंट से की गई, उसको लेकर स्पीकर तक ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो इस्तीफ़ा दें या वो इस पर गौर करें। कौन कहता है? स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक साहब के खुद इस्तीफा जी दें। वो ये सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ हुआ, जिस पर एहतजाज बाकायदा पीपल्स पार्टी ने किया, नवीद कमर साहब ने बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि तो पार्लियामेंट के फ्लोर से आके हो सकता है आज इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो कल को आप उस जगह पर खड़े होंगे। अब वज़ीर आज़म इस बात पर कोई लबकुशाई नहीं कर रहे और फैसल वावडा ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो काम पीटीआई ने किया वही हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म और स्पीकर को कुछ पता नहीं, मुल्क ऑटो पर चल रहा है। वज़ीर आज़म और आईजी कहते हैं मुझे नहीं पता। ये क्या हो रहा है? बिलावल ने जो बात कही है ना, तो गौर करें उस पर। बड़े अरसे के बाद आके वो बोला है जी, और उसने सिर्फ ये कहा है कि ख्याल करें जो आप कर रहे हैं आप पे भी हो सकता है या हम पे सब पे हो सकता जी। है। तो वो कुछ सूंघ रहे हैं ना, वो ये फ़लसफ़ा नहीं है ये। अच्छा, वो कुछ सूंघ रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का पता है जो आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता या और लोगों को नहीं पता कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है या अंदर क्या सोच चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब वो सोच यही है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि पीटीआई को टैकल करते। कैसे करते? सुन लो ना, हाँ, वो बाद की बात है कैसे करते। ये तो पीटीआई कहे, वो ये तो गवर्नमेंट कहती है ना कैसे करते, मगर उनकी सोच ये है कि यार सारा आपने हमारे खाते में डाल दिया। जजेस का मसला है वो हम करें हल, ये डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, धमकियां हैं, ये हम करें। हम तो आपको लाए थे टू स्टेबलाइज एवरीथिंग। आपकी तरफ से तो कोई सियासी तौर पे इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, डिफ्यूज दीज इश्यूज, फाइंड सेटलमेंट्स, मूव फॉरवर्ड। सारा बोझ आपने हमारे पे डाल दिया और सारी अटैक हमारे पे आ रही है। आपको तो वो कहते हैं ये पपेट्स में फारग कर दिया आपको। ठीक है ना, खान ने तो इनको फारग कर दिया ना गवर्नमेंट को जी। तो अब वो कह रहे हैं कि यार आपका फ़ायदा क्या फिर। उधर तो ऐसा एफसी हमने बना ली है, IMF का प्रोग्राम भी हमने अपना बंदा लाया है, उसने किया है। आपसे तो हो नहीं रहा था। आप कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी डार साहब एक बात करते थे, कभी आप डार साहब दूसरी बात करते थे। ठीक है ना, और तो इसलिए अगर हमने ये सब कुछ करना है तो फिर आपका हमें क्या फ़ायदा। ठीक, आपको तो पंजाब भी दे दिया, फेडरल गवर्नमेंट भी दे दी, तो व्हाट हैव यू डन टू स्टेबलाइज द होल सिस्टम? वी आर नॉट स्टेबलाइजिंग। इन अदर वर्ड्स वो सारा आपके खाते में डाल रहे हैं। ठीक। अच्छा, और आप चुप हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं आयशा वाला 80 की करिए, ਕੀ ਕਰੀਏ? 80 की करिए। ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀशियंस। अच्छा, यू शुड बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू दीज थिंग्स। और अगर आपने नई सॉल्यूशन ढूंढनी या आपके बस की बात नहीं है तो फिर हटिए रास्ते में से। अच्छा, हम फिर ऐसी कोई हुकूमत ले आते हैं जो फिर टैकल करे इन चीज़ों को, टैकल करे ना इन चीज़ों को। ठीक। तो वो टैकल तो हो नहीं रही ना। खान इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, पीटीआई इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, रेजिस्टेंस इज नॉट गेटिंग लेस। अच्छा, और अब पार्लियामेंट के अंदर भी अयाज सादिक को मतलब 6 माह गुजर गए हैं, उससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट भी रही है, अब जाके चार्टर ऑफ पार्लियामेंट सोच रहे हैं। हाँ, ये क्या होगा चार्टर ऑफ पार्लियामेंट? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी नहीं। इससे क्या हो जाएगा? वो कुछ कह रहे भी नहीं। सियासतदान इकट्ठे हो जाएं। क्या सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते? पीटीआई विल नॉट सिट विद वो पीटीआई तो इनको निकालने को फिर रही है, तो आप कहते हैं वो इकट्ठे हो जाएं। महमूद अचकज़ई साहब भी आ जाएं पीटीआई वो को सारे आ रिप्रेजेंट करते जाएंगे हुए। हाँ। और वो इस्तेमाल करेंगे इस प्लेटफॉर्म को टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि इनकी जैसे अब प्रेशर के अंदर स्पीकर ने आईजी को कहा कि प्रोड्यूस करो, जी, वीडियोस भी दें और वो ठीक है उनको ना? प्रोडक्शन ऑर्डर अब दे दें। आईजी क्या करेगा? ऑर्डर आ गया पार्लियामेंट के स्पीकर का, प्रोड्यूस। ठीक, अब आईजी जाएगा एस्टैब्लिशमेंट के पास, कहेगा मैं की करा सर, होते ऑर्डर आ गया। ठीक, तो अगर नहीं तो पार्लियामेंट विल होल्ड मी इन कंटेम्प्ट, जी। वो तो मैंने सजा भी दे सकते हैं। अच्छा, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही अयाज सादिक क्या कर रहा है,
अच्छा अयाज सादिक कहना मैं नहीं करांगा तो मैं इतने फारग हो जाऊंगा, इतने तो क्योस हो जाएगा, पार्लियामेंट ही बंद हो जाएगी, ये लोग वॉकआउट कर जाएं, ये लोग अटैक कर दें तो क्या होगा। फिर वो ये इस किस्म की बातें करता है कि अगर ऐसे ना हुआ तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। जिस दिन अयाज सादिक ने रिज़ाइन किया तो आप समझिएगा कि इस गवर्नमेंट का खात्मा ख़त्म हो करीब है, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, ही विल नॉट रिज़ाइन, दीज पीपल विल ओनली रिज़ाइन व्हेन दे से when the establishment tells them to resign, ओके, otherwise they won't resign। डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा आप कह नहीं रहे नहीं, हैं, वो जब ये पहला कहेंगे ना हाँ। कि जाओ जी हुन, अच्छा वो कहने लगे फिर सामने रिजाइन कर लेंगे। वो अक्सर ऐसे होता है, टर्मिनेट करना होता है, लेकिन कहते हैं जरा Resign। तरीके से आप रिजाइन कर दें तो इज्जत आपकी भी बच तो अब जाएगी। बात ये है कि हाँ। क्या आगे जाके खिचड़ी पकेगी, आई डोंट नो। मैं इतना ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वी आर इन अ वेरी डेंजरस स्टेज वेयर दिस टी स्टॉर्म इन अ टी कप आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, किसी तक वो कोने पे पहुंच जाती है, स्पिल ओवर होने लगती है, फिर रुक जाती है। ठीक है, माई सेंस इज दैट अनलेस some breakthroughs are made with Imran Khan, between Imran and the establishment, ये स्पिल ओवर हो जाएगी। जब स्पिल ओवर हो जाएगी तो उस वक्त इनिशिएटिव जो है वो खान के पास नहीं होगा। ये ना कि खान के लोग लश्कर आ जाएंगे, नो, इनिशिएटिव उनके पास नहीं होगा, इनिशिएटिव एस्टैब्लिशमेंट के पास होगा। अब एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है, आई रादर नॉट से। बट आप तो समझ गए होंगे कि दिन किसके गिने जा चुके हैं, सवाल कहाँ से चला था और कहाँ जाके ख़त्म हुआ, कि क्या अलामतें होंगी किसके जाने की, और कौन से डॉक्टर साहब ऐसे लाए जा सकते हैं जो इससे पहले तमाम जो इश्यूज़ हैं उनके सोल्यूशन का कोई तजर्बा रखते हैं। आने वाले दिन बड़े नतीजा खेज़ हो सकते हैं। आप शेख रशीद साहब अगर दोबारा से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आपने 30 सितंबर तक देखना है, आसमान बहुत से रंग बदलेगा, उसकी कुछ निशानियाँ आपको इस एनालिसिस में मिल गई। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। अली अमीन गंडापुर साहब जब मंजर आम पर आए तो उन्होंने एक और बात बहुत छूती कही है, और उससे ख्वाजा आसिफ तो ये मुराद ले रहे हैं जैसे वफाक की पॉलिसी पर अदम एतमाद है रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान। ही सेइंग कि डायरेक्ट मुझे अफ़गानिस्तान से बातचीत की इजाज़त दी जाए, मुज़ाकरात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमारे लोगों का खून बह रहा है। मुझे आपसे ये जानना है, फ़ॉरेन पॉलिसी आप देखते आए करसे से, क्या कोई सूबा बरह रास्त दूसरे मुल्क से मुज़ाकरात कर सकता है जिस तरह की बात? एस्टैब्लिशमेंट की परमिशन हो तो हो सकता है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट से इजाज़त इसीलिए मांग रहे हैं वो? मेरा ख्याल है कि आप गंडापुर के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज कर रहे हैं, आज मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वो आपने एक तो ये कि उनकी पॉलिटिक्स पे जैसा तबसरा किया, मुनफरिद ही हो गए वो। तो देखिए, ये गंडापुर साहब इस किस्म के बयान जितने मर्जी दे दें, अमल में नहीं आएगा कुछ विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इज़ नॉट गुड। हमारी तो फॉरेन ऑफिस आप कहते हैं बड़ा ऑल इज़ वेल, बट ऑल इज़ नॉट वेल, और इसको वेल करने की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है ये। अब और इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्प्लिकेशंस हैं। मुख्तसर शॉर्ट टर्म इम्प्लिकेशंस इज़ टेररिज्म फॉर अस। लॉन्ग टर्म ये है कि अब अफ़गानिस्तान ने साइंड अ डील विद तुर्कमेनिस्तान। जी, वो जो तापी पाइपलाइन थी ना, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जी, उसके ऊपर द अफ़गान्स हैव नाउ साइंड अ डील विद द तुर्कमेनिस्तानीज एंड द अमेरिकन्स, एंड आई थिंक इफ दैट पाइपलाइन बिकम्स अ वायबल प्रोजेक्ट तो फिर तो अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस हैव टू गेट बेटर, बिकॉज वो पाइपलाइन कहीं नहीं जाएगी विदाउट पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग। और पाकिस्तान तो पहले दिन से ही वांट्स टू पार्टिसिपेट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस ठीक होने ही होने हैं। अफगानिस्तान की भी रिक्वायरमेंट होगी, अभी नहीं है उनकी, अभी हमारी है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अच्छा, वहाँ फंसे हुए हैं हम। अच्छा। अगर वहाँ हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कोशिश की है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने की, अभी वो हम सब फंसे हुए हैं इस इशू के अंदर। तो अगर गंडापुर एक पश्तून लीडर ऑफ अ प्रोविंस वो जाके कुछ इसमें हेल्प कर सकता है तो वो ब्रीफ लेगा इस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, उसके बगैर वो नहीं जाएगा, और अगर जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसको गो अहेड दिया, ब्रीफ दे के क्या जा या करा के आ, कोशिश कर। और ख्वाजा साहब जो हैं वो तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब ये बात होगी कि ये जा रहे हैं तो ख्वाजा साहब ने तो ये कहना ही कहना है। अच्छा, कि जी आप होते कौन है जाने वाले। हाँ, अगर वो ये नहीं कहेंगे तो फिर पता चल जाएगा ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने ओके कर दिया है। हाँ, तो इसलिए ख्वाजा साहब ने तो अपोज करना ही करना है कि तुम होते कौन हो, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो ये इस किस्म की सियासत चलती है साथ साथ। अगर ये जाते हैं तो आप समझिएगा एस्टैब्लिशमेंट ने ख्वाजा को भी कह दिया कि हमने ग्रीन लाइट दे दी है, मगर ख्वाजा ये कभी नहीं कहेगा कि वेलकम, अच्छा कर रहे हैं आप जाए। वो हमेशा ये कहेगा आप होते कौन है जाने वाले।
तो ये दिस पार्ट अपने अपने टर्फ को गार्ड करने की ये ज़रूरत है। ठीक है। गंडापुर बड़ा शार्प आदमी है। गंडापुर की ये कोशिश किसी तरीके के साथ हल्की सी भी कोई ब्रेक थ्रू हो जाए ना अफगानिस्तान में तो इस कोशिश होगी। तो दिस इज एन एजेंडा ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट दैट ही वांट्स टू पुश कि अगर उधर वो कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ तो पॉपुलर लगता ना कि आप कुछ नहीं कर सके, मैं जाऊँगा ये कर दूंगा, मगर ये बिल्कुल जाएगा ही नहीं विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एंड ओके विद द एस्टैब्लिशमेंट। मैंडेट भी उनसे। दूसरी तरफ जैसी तरीके से उसने ये कहा कि जी मैं लश्कर लेके आऊँगा और छुड़ा दूंगा, नॉनसेंस, नो सच थिंग इज गोइंग टू हैपन। गंडापुर इज अ शार्प प्लेयर, ही विल प्ले द गेम और वो कंटिन्यू टू प्ले अ डबल गेम। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखने की कोशिश करेगा, नाराज़ भी करेगा, खुश भी रखेगा। जब ज़्यादा खुश करेगा तो इसकी पीटीआई नाराज़ हो जाएगी, जब ज़्यादा उनको नाराज़ करेगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। सो इस तरीके से ही कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम in order to remain relevant for all parties और चीफ मिनिस्टर भी रहे और सारे फ्रंट्स पे भी एक्टिव रहे। और आपने पूछा कब जाएगा, ये उसी वक्त जाएगा जब सारे ही जाएंगे और अगर सारे नहीं जाते तो ये बेटर रहेगा। हाँ, और तब तक महाजराई जारी रहेगी एक दूसरे के साथ। ऐसे ही है। ठीक है। हर रोज हेडलाइंस बनेंगी गंडापुर की, हर रोज। और ये पहली दफा नहीं डिसअपेयर किया, फिर एकदम फिर गायब हो जाएगा 4 घंटे के लिए किसी दिन। फिर आके कहेगा कि कोई कहेगा इसके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कोई कहेगा इसको उल्टा टांग दिया गया था। नथिंग ऑफ द सॉर्ट is going to happen to him. मिलके खेलने का ये एक नया अंदाज है। Absolutely. लेकिन 21 सितंबर को लाहौर का जलसा तो फिर रह गया। आप जाते वाते ये कह दूं, आप देखें हमारे जो एंकर्स हैं कुछ, उन्होंने कितनी सख्त इसको उल्टा दिया, इसके साथ ये किया वो किया। दिस इज जस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। एक्चुअली हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा 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 उन्होंने खुद ही हाथ रख दिए होंगे तो हाथ लगाने की जरूरत ही वाह 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 वाह। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। काफी है। अच्छा, लेकिन इसमें अली अमीन गंडापुर साहब हो या इमरान खान साहब हो, हमारी अदलिया को भी आजकल सख्त मज़ाहमत का सामना है और बहुत तनकीद हो रही है अदलिया की परफॉर्मेंस पे भी। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाहिद इतारा बचा हुआ है, इस पर भी हमलावर हो रहे हैं। और वो यूं के एक अरसे से आईनी पैकेज की बाज़ गश्त थी और वो अभी तक चल रही है। ऐसा लग रहा था हुकूमत कल कुछ करने वाली, परसों। हम 2-3 हफ्तों से इस पर शो कर रहे हैं लेकिन कोई मूव अभी तक सामने नहीं आई। अब कुछ जर्नलिस्ट ये खबर दे रहे हैं कि जनाब कौमी असम्बली में तो नंबर हो गए पूरे, लेकिन सेनेट में अभी इन्हें मदद दरकार है। और फिर मौलाना जब ये कह चुके कि मैं अपोजिशन में ही बैठूंगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का कहना है कि बैठेंगे अपोजिशन में, वोट हमारे लिए देंगे। आपने एक खबर दी थी और वो सच यूँ साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट का एलामिया सामने आया। मैंने आपसे पूछा था काजी फायज ईसा साहब की पोजीशन अबाउट एक्सटेंशन क्या है, तो आपने क्या कहा था? या काफ़ी वो टाइमलाइन अभी चलेगी, आपने क्या कहा था वो सुनवा देते हैं जी। काजी साहब की मौक़िफ़ क्या है? वो मौक़िफ़ ये है, मैं आपको बता देता हूँ। काजी साहब कहते हैं कि अगर तो तुसी चाहते हो कि मैं चीफ जस्टिस रहा तो फिर कोई ऐसी इकदाम करो जिहदे मेरा फैसला ना हो, तुहाडा फैसला हो या पार्लियामेंट का फैसला हो। और एक दूसरा ये वो सिर्फ मेरे पे ना अप्लाई करे, सब पे अप्लाई करे। ऐसे ना लगे कि जैसे मैं आपके साथ मिलके ये काम करवा लिया आपके ज़रिए और अपनी आप को एक्सटेंड करा लिया, बाकी के कुछ नहीं हुआ। तो वो एक ही रास्ता है। वो एक ही रास्ता है, वो रास्ता यही है कि सबकी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की बढ़ा दी जाए जी। और उसके लिए फिर एक और चीज़ उसके साथ साथ कि जैसे आर्मी चीफ की टर्म जो होती है वो 3 साल की होती है, उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। यहाँ आप एक्सटेंशन की बात ना करें, आप 3 साल की कर दें। तो यही बात सच साबित हुई। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब उनसे मिले तो काजी फायज ईसा साहब ने जवाब में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया अपने एलामिया में, रजिस्ट्रार साहब ने सेम यही बात कर दी। तो मुझे अब आपसे ये जानना है कि इसका मतलब है रास्ता साफ है काजी फायज ईसा साहब के? देखिए अभी वो वोट्स तो पूरे करने हैं ना। अब वो जो वोट्स सेनेट में कुछ कम है या महल सेनेट में कम है, कौमी असेंबली में नंबर पूरा। अच्छा, अब बात यह है कि मौलाना के साथ आने के साथ भी इनके फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को क्रॉस ओवर करना पड़ेगा, उसके बगैर ये हो नहीं पाएगा। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान काम है। ये दो शख्स हैं या आप समझे इंस्टीट्यूशंस हैं, या एक शख्स है और एक इंस्टीट्यूशन है जो ये कर सकती है। एक तो जरदारी साहब खरीदो फरोख्त के माहिर हैं, वो ख़रीद सकते हैं वोट। ये नून लीग वालों के बस की बात नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब खर्चा भी बड़ा करते हैं और कमाते भी बड़ा ये नून लीग वाले जो है इनसे खर्चे नहीं होते। अच्छा, बाकी ये है कि और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट है उनके पास और बड़े रास्ते होते हैं समझाने के लिए। अच्छा, आप जैसे कहते हैं ना हाथ रखने के लिए। तो वो मेरा ख्याल है अभी कोशिश जारी है, इसीलिए अभी कोई पक्की बात नहीं हो पा रही है। अभी भी वो पूरा स्टिचअप नहीं हुआ। अच्छा, तैयार कर लिया पैकेज उन्होंने, जिसके 4-5 पहलू हैं जिसके बारे में स्पेकुलेशन हो रही है। एक तो यही कि जी
कि किसी तरीके के साथ काजी साहब रह जाएं और बाकी जो जस्टिस हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि कोई ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से ना हो। इसीलिए काजी साहब हर वक्त कहते हैं कि मंसूर शाह को भी साथ ले लिया जाए, उनको भी बिठा लिया जाए, उनसे भी मशावरत कर ली जाए, बिकॉज ही इज़ नेक्स्ट इन लाइन। सो इस किस्म की बातें हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जुडिशल कमीशन जो है और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उनको भी मर्ज कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल हो जाए इन मैनेजिंग द सुप्रीम कोर्ट। तीसरी ये चीज़ है कि जी ये जो जजेस की तब्दीली करना, ट्रांसफ़र करना, ये करना वो करना, इसमें भी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है सवाए चीफ जस्टिस के रेलेवेंट कोर्ट्स के। तो उधर भी सोच रहे हैं कि वहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत गवर्नमेंट के भी कुछ अमल दखल हो जाए। अच्छा देखिए, दुनिया में ये है ऐसे, कहीं भी अदलिया ऐसे आज़ाद नहीं होती जैसे अब यहाँ है। और हमेशा एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। ये कॉलोनियल टाइम से इंडिया पाकिस्तान में भी था, इंडिया में अभी भी एग्जीक्यूटिव का हाथ है इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। वहाँ इस ऐसी चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ भी जुडिशरी जो है इज़ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर। मगर जो पाकिस्तान में जो हाल है कि जी सीनियर मोस्टली होगा और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, समटाइम्स इवन ओवर पार्लियामेंट कैन राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये जो चीफ जस्टिस इज नॉट जस्ट वन अमंगस्ट इक्वल्स बट रियली ही इज़ लाइक द आर्मी चीफ। वो सारे पावर्स जो हैं चीफ जस्टिस के, बिकॉज एक्सपीरियंसेस यहाँ जो हुए हैं आपने देखा ना, इफ्तिखार चौधरी से लेके फिर साकिब, फिर खोसा, it hasn't been a good track record to be very honest. And so they're trying to strike a balance. मेरा ख्याल है कि I'm in principle happy with striking a balance. But ये है कि this is a very tricky game. आज ये गवर्नमेंट जो है ये बैलेंस एस्टैब्लिश करती है, कल को इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी वो यही बैलेंस है कि आपके सर पे मारेंगे जो कि बिलावल कह रहा है। तो इसलिए these are double edged swords. आज आपको थोड़ी सी सहूलत मिल जाएगी टू कंट्रोल द कोर्ट, कल को आपके ऊपर तशद्दुद होगा तो हो सकता है ये कोर्ट फिर खड़ा हो जाए आपके हक में और अगेंस्ट इमरान, बिकॉज हो सकता है 2 साल के बाद इमरान की जो शीन है, जो शाइन है वो कम हो जाए। और जब आएगा, इफ़ ही कम्स, तो ये दीज थिंग्स चेंज ओवर टाइम। तो मौलाना का साथ मिल जाएगा। मौलाना जो है उनका मौक़िफ़ यही है कि ही विल ऑलवेज से इलेक्शन अभी कराएं, मगर उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर इलेक्शन अभी होगी तो इट विल नॉट गो इन हिज फेवर। ही ऑल्सो वांट्स सम स्पेस। तो वो तो यही चाहेंगे कि खान साहब को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करके खींचा जाए काम को, ताकि उनको भी कुछ सहूलत मिले, वो भी अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, वो भी खिलाए पिलाएं और कुछ काम शुरू करें। मगर वो इतनी ओपनली नहीं आएंगे। ठीक, वो अभी अगर आप उनको कहेंगे ना कि जी सीटें ये ले लो और ये कर लो और वोट डाल दो, तो कहेंगे वोट तो पा देंगे, सीटें बाई लवांगा, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो बिकॉज उनका इंटरेस्ट ये है कि फाइटिंग चांस मिलनी चाहिए उनको, बिकॉज उनका मौक़िफ़ ये है कि वहाँ केपी में पीटीआई ने रिगिंग की है और इतना पावर था, फोर्स थी कि वो सारे आर सारे लम्बे पे आ गए सर, एंड दे वर मोस्टली ऑल पीटीआई। आप जिसको भी करेंगे वहाँ तो द होल प्रोविंस इज 80% पीटीआई। तो अब क्या करेंगे आप, व्हाट कैन यू डू? जहाँ जाएंगे आपको पीटीआई, ये रोड़ा मारोगे तो पीटीआई खड़ी हो जाती। ये है पोजीशन, और ऐसे में मेहमान ज़ाहिर एहतियात से चलेंगे। अब उनकी पोजीशन नाजुक भी है, लेकिन रेलेवेंट वो यूँ हुए कि सदर भी चल के उनके पास गए और वज़ीर आज़म भी, तो ज़ाहिर है मौके की नज़ाकत थी, 25 अक्टूबर से पहले हुकूमत ने करना है कुछ और आयशा मैं ये कह दूँ जी, ये इस स्टेज पे क्यों गए हैं, पहले क्यों नहीं गए? वही ना, यही तो सारी इश्यू है। गेम ही सारी है। पहले आना सी ना मेरे को, जब हम एक थे तो आप आते और मुझे कहते और मैं आता आपके साथ। आप तो उस वक्त घास नहीं डाला आपने, नाउ यू आर कमिंग टू मी, तो अब इतनी आसानी से तो मैं नहीं, हाँ फौरन तो नहीं कहा जाएगा ना, दांत तो दिखानी होगी कुछ, जाहिर है अगर आपने पहले वक्त ज़ाया किया तो अब मौलाना का भी नखरे दिखाना बनता है। लेकिन एक तरफ वो 19वीं आईनी तरमीम की मजम्मत भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्लैकमेल किया गया पार्लियामेंट को इसके लिए, तो इसे अंडू किया जाना चाहिए। तो मौलाना की बातों में है बहुत से इशारे और मंजरनामा होगा वाज़ेह सितंबर अक्टूबर में। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। हुकूमत समझ रही है कि कुछ एंड पे बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं, जैसे हमने सिंगल डिजिट में देखा महंगाई का आना, फिर अब जो शरह सूद है वो भी मज़ीद कम कर दी गई है 200 बेसिस पॉइंट्स। मीनवाइल हम देख रहे हैं जो इस्लामाबाद में बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी दी गई थी, हुकूमत पंजाब ने उस पर ले लिया यू टर्न, 14 रुपये रिलीफ का, जो अगस्त और सितंबर के लिए था, और इसमें बचत भी होगी हुकूमत पंजाब को। लेकिन इतनी तनकीद की जा रही है कि आपने सबसे ज़्यादा तशहीर की कि आप रिलीफ दे रहे हैं, तो यह आपने एकदम इस्लामाबाद के लिए ऐसे क्यों किया सेठी साहब? वो देखिए जी, शोर तो पड़ा था, पहले सिंध वालों ने शोर डाल दिया था कि आपने हमें मुश्किल में डाल दिया जी।
आपने ये करके अब हमारे पे प्रेशर है कि हम करें, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो कर ले, कर ले। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था तो आप कर लें जी। मगर फिर ये तो उसके साथ कोई थोड़ी बदमज़गी हो गई थी, हो गई आपस में हाँ। कि हमें पूछे बगैर आपने ये कर दिया है, आप वन अपमैनशिप करना चाह रहे हैं, वोट कैचिंग गिमिक है, ये है वो है। उसके बाद ये हुआ कि IMF की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आ गया कि ये दिस वाज नॉट इन द कार्ड्स, ये आपने क्यों किया। उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया कि हमने ओवरऑल फिस्कल डिफिसिट को हमने नहीं फ़र्क पड़ने दिया, हम कहीं और से काट के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप फिक्र क्यों करते हैं। फिर ये प्रॉब्लम आ गई कि आपने इस्लामाबाद में क्यों किया, आपने करना था तो पंजाब में करते, ये क्या ड्रामा किया आपने इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में करना था तो फेडरल गवर्नमेंट करती, मगर फेडरल गवर्नमेंट से इस्लामाबाद में तो नहीं करता, वो तो सारे पाकिस्तान में करना पड़ेगा। तो ये फिर इसलिए इसके ऊपर बैक ट्रैकिंग करनी पड़ी ताकि यार चलो हम IMF को कुछ तो देता जाए ना, अच्छा। विदाउट टेकिंग अवे फ्रॉम पंजाब। तो मैं समझता हूँ ये उन्होंने थोड़ा, लगता मुझे ऐसे है कि हुआ ये होगा कि पंजाब में ये फैसला हुआ तो फिर किसी ने कहा होगा कि यार वो साडा की होएगा पंजाब इस्लामाबाद वाले का, तो सानू भी दे दियो चुंगे च। तो शहबाज ने कहा होगा कि सॉरी मैं तो एक दूंगा, सबको दूंगा मैं तो आप दे दें, तो इन्होंने फिर कर दिया होगा क्योंकि इस्लामाबाद छोटी जगह है, कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह। हाँ, लेकिन ये बारीक वारदात है ना, जा तो उससे बाहर रही है। तो इसलिए वो दे हैव टू बैक ट्रैक ऑन दिस इज अ कंसेशन दे हैव टू मेक, दे शुडंट हैव डन इट इन द फर्स्ट प्लेस, मगर उन्होंने किया नहीं चला, वापस कर लिया, पकड़ लिया गया। और 2 महीने के लिए, बाकी जो है वो अब खत्म हो जाएगा सितंबर एंड पे। तो व्हाट अबाउट द बेसिस पॉइंट, शरह सूद कम होने से हुकूमत को फायदा होता है। देखिए लोग ये कहते रहे हैं आज तक जी कि IMF की वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं, IMF ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट हाई रखो जी, ताकि लेंडिंग कम हो टू द प्राइवेट सेक्टर जी, ठीक, और ग्रोथ की तरफ नहीं जाना, उसकी महंगाई होती है। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स गिराएंगे तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, जब इंडस्ट्री ज़्यादा बोरो करेगी तो प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी और इन्फ्लेशन होगी। ठीक, ग्रोथ के साथ तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होती है, इकोनॉमी हीट अप हो जाती है, होती है, वो तो हीट आहिस्ता आहिस्ता वो चलना शुरू हो जाती है, फिर डिमांड शुरू हो जाती है, फिर सारा कुछ, फिर महंगाई हो जाती है, सप्लाई पूरी ना हो। और यहाँ इस मुल्क की सप्लाई जो है, लॉट ऑफ द सप्लाई इज़ फ्रॉम इम्पोर्ट्स, तो उसके लिए पैसे नहीं है, तो ये इस किस्म के बॉटल नेक्स बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने IMF ये कहती थी कि आपने जो कुछ करना है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करें और सब्सिडीज़ को ख़त्म करें और अपनी गवर्नमेंट को ठीक, ये उन्होंने नहीं कहा था कि आप इंटरेस्ट रेट्स इसी लेवल पे रखें। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि ग्रोथ की तरफ मत जाएं, मॉनेटरी पॉलिसी अकॉर्डिंगली बनाएं। ठीक है। इन्होंने कहा कि जी सिंपल तरीका यही है कि इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखना चाहिए ताकि बैंक से जो बोरो करते हैं इंडस्ट्री वाले, वो इंडस्ट्रियल बोरोइंग कम हो जाए। अब देखिए ना 20-22% पे कौन आजकल प्रॉफिट मार्जिन जो हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन इन बिग इंडस्ट्रीज आर बिटवीन 5 to 10%, जी, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और अगर आपने 22% इंटरेस्ट रेट दे देना है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 2-3% पे गिर जाएगा, तो वो बड़ा इट्स बॉर्डर लाइन ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब इन्होंने ये देखा कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गई है, इन्फ्लेशन 40 से आई, गिरती 20, गिरती अब 9-10% पे आ गई है। अब इन्होंने सोचा कि हम इंटरेस्ट रेट्स गिरा सकते हैं ताकि थोड़ी सी बोरोइंग शुरू हो जाए, और बोरोइंग जब शुरू होगी तो थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ के साथ थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और अगर किसी स्टेज पे भी देखा कि फिर इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई है तो फिर चढ़ा देंगे। अच्छा। और अब थोड़ा गिरा के तो देखें। यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू आयशा ये है कि ये बहुत आपने थोड़ा करके जो गिरा रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिन्होंने बोरोइंग करनी है वो नहीं इम्प्रेस होते इसके साथ। अच्छा, आप ठक करके करें, 20 से 15 पे ले आए, फिर देखें आप बोरोइंग शुरू हो जाएगी, लोग अपने प्लानिंग करनी शुरू कर देंगे। अभी तो लोग ट्रस्ट ही करते हैं आपको, आपने पहले आधा पॉइंट गिराया, फिर 1 गिराया, अब आपने 2 गिरा दिए, अब आप अभी भी 18 पे पहुंचे हुए हैं, 17 या 18 पॉइंट समथिंग। अब इसके साथ भी कोई ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। जो लोग 20 दे रहे थे वो 18 भी देंगे, और जो 18 नहीं 20 नहीं दे सकते थे वो 18 भी नहीं दे, मोहतात ही रहेगा रुझान। तो इसलिए दिस इज नाइदर हियर नॉर देयर। मगर क्योंकि स्टेट बैंक बड़ा कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, वो डरता है कि हमने ज़्यादा कर दिया तो उल्टा ही ना हमारे गले पड़ जाए, फिर प्रेशर आ जाए तो स्टेट बैंक गवर्नर दी ना छुट्टी हो जाए। लोग अपना भी सोचते हैं ना कि मैं ऐसी कोई रिस्क ना लूँ, ये नहीं सोचते कि ब्रेव बोल्ड डिसीजंस आर नीडेड। बट द गवर्नर स्टेट बैंक बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है, तो मगर कॉम्पिटेंस मीन्स कॉशन,
तो मेरा ख्याल है दैट्स द वे दे आर गोइंग। हो सकता है कि 2 महीने के बाद फिर 1-2 पॉइंट्स गिर जाए, ठीक है, मगर आई थिंक दिस इज द स्लो एंड स्टडी अप्रोच इज व्हाट दे हैव अडॉप्टेड एज अ पॉलिसी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। बाकी आया IMF का क्या सिचुएशन है? हो जाएगा डील, बिल्कुल हो जाएगा, 100% होगा। अच्छा, 1-2 कंडीशंस थी वो पूरी होने जा रही हैं। एक तो ये था कि जो बाकी लोगों ने, बैरूनी मुल्कों ने आपको वादा किया हुआ डेट रीशेड्यूलिंग का या डिपॉजिट्स का, वो प्रूव करें कि वो है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। नहीं तो अगर वो नहीं आ रहा तो फिर हम और टाइट करेंगे। तो अगर आपने इसी को चलाना है तो वो दिखाएं तो फिर हम ओके करते हैं। इसीलिए अभी तक ये हुआ नहीं था और इसलिए IMF ने अपने मीटिंग पोस्टपोन कर दी। तो अब अच्छी खबर यही आ रही है कि कुछ मुल्कों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, कि मिल रहा है आपको। मगर सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि ऑयल की कीमत गिर रही है, कोई 30% गिर चुकी है, फ्रॉम $190 a barrel to 70-71, जिसके साथ आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरा ख्याल है इकॉनमी जो है इस वक्त वो चलने को तैयार बैठी है। ठीक है, अगर ये सियासी मामले टैकल हो जाए और इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसके साथ अनसर्टेनिटी आती है, अगर वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर ये मामला चल पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इमरान खान कहता मैं मामले में चलने नहीं देना, मामला चल गया तो मैं गया, बह गए, उनके फेवर में नहीं है ना, इसलिए ही इज डूइंग थिंग्स दैट हर्ट द इकोनॉमी, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली हर्ट द कंट्री। मगर वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स करनी है उसने, वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट राइट इन द मिडिल। वो इनको कहती है संभालो, इनसे संभाला नहीं जा रहा। चले इकोनॉमी तो संभाल रहे हैं ना, इनको तो नंबर थोड़े इसके दे दें। मगर वो नहीं ना, ये संभालने के बावजूद भी जो आनी है वो नहीं आएगी, ठीक है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। IMF ने तो दे देना आपको, उन्होंने कहा था बाकी पैसे ले आए, ये हम दे देंगे। उनकी ये भी कंडीशन है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, लेकर आओ। चले शहबाज हुकूमत के लिए एक दफा पैसा पहला ट्रांच आ जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई तो अगला ट्रांच रुक जाएगा। चले ठीक है, शहबाज हुकूमत के लिए जो है वो पता चल गए हैं। होशियार, खबरदार, इन निकात को रखे जहन में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इकोनॉमी के एंड पे काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आपको परफॉर्मेंस दिखानी होगी, इंगेज करना होगा अपने मुखालिफिन को। कुछ मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।